चलो यार आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां तक हमने किया था वहां से आगे करते हैं। ठीक है, हम अभी देख रहे थे कि टेम्परेचर जो है वो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट करेगा। तो बेटा हेडिंग लिखो, ऊपर वाले ने छोड़ दिया। चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस चीज की? या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, लगा दिया। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले एक बात कर लेते हैं डिसाइड, सैटरडे और संडे का टाइम डिसाइड कर लेते हैं, और सैटरडे संडे को मैं सिर्फ कराऊंगा पास पेपर। ठीक है सर, मैं पिछले शीट क्लासेस में से कुछ क्वेश्चंस हैं, वीकेंड को वो भी करवा देंगे। ओनली ऑनलाइन, ऑनलाइन में कोई मसला नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल। बेटा जी, बेटा आप बताएं। सर मैं कह रहा हूँ पिछली जो कुछ क्लासेस हुई हैं उनमें से कोई कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, तो वीकेंड को मैं वो भी पूछ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एक काम करना, ग्रुप में अपने सारे इंक्वायरीज भेज देना, पहले इंक्वायरीज कराऊंगा फिर पास पेपर। ठीक है, मैं सेटिंग चेंज कर दूंगा। और बताएं, सैटरडे को जी आपका होगा क्लास का टाइम, हम स्टार्ट करेंगे 5:30 पे, और अगर पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है तो हम आपको 7:30 पे छोड़ेंगे। ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट अफगानिस्तान। ठीक है, दैट इज अ छोटी टीम। अच्छा, संडे वो हमारा मुसलमान भाई है, छोटी टीम खेल अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। संडे खेल में कहां से आ गया ईमान। अच्छा, सैटरडे 5:30 to 7:30। ठीक है, संडे को हो गया, संडे को यार बताओ क्या टाइम रख लें जो सर आपको संडे को सूट करे। सुबह रख लो। सुबह रख दूं, मुझे मसला नहीं है। सुबह सुबह कितने बजे रख दूं? सर 12 बजे। ओके, सुबह को करते हैं 9 to 12 कर लेते हैं। ये उधर 2.5 घंटे, इधर 3 घंटे। वजह बताता हूँ ना, 2.5 नहीं है, 2 हैं, आप अपनी मैथ ठीक करें। 5:30 to 7:30 2 घंटे होता है। ठीक है, और संडे को इसलिए 3 घंटे कि आपका अगले वीक में मंडे को टेस्ट है, यू नो दैट, तो टेस्ट की तैयारी करेंगे। ट्यूसडे को होगा ना फिजिक्स का, बात सुने तो फिजिक्स की भी तैयारी कर लेंगे ना। ठीक है, अच्छा चलो अब शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चुप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो बच्चा बोलेगा मैं उसकी फीस बढ़ा दूंगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। मैंने एक बार एक बच्चे को मजाक में डांटा, वो असल में रोना शुरू हो गया। जैसा अभी मैंने मजाक में कहा ना चुप, तो इस तरह जब मैंने जोर से बोला ना बच्चा रोना शुरू हो गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ, तो मैं मजाक में कह रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। लिख दिया? अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ। कल मैंने बताया था अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लीनियरली या नॉन लीनियरली। एक सेकंड रुक जाओ। फर्ज करें इस कमरे में पहले से पानी के बहुत ज्यादा वेपर्स हैं, तो और वेपर्स बनना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से बहुत ज्यादा वेपर्स नहीं है तो और ज्यादा वेपर्स बनना इजी होगा। सेम अप्लाइज टू इलेक्ट्रॉन्स। लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के अंदर ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो बॉन्ड फास्ट ब्रेक होते हैं, एब्रप्टली ब्रेक होते हैं। जब हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो पहले से इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो चुके होते हैं कि और इलेक्ट्रॉन्स को आने से वो रोकते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलता, लो टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्ट मिलता है। एक सेकंड के लिए रुक जाए, जरा एक ग्राफ बनाए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ। वाई एक्सिस पे लिखे रेजिस्टेंस, लिख दिया, और एक्स एक्सिस पे लिखे टेम्परेचर। वाई एक्सिस पे क्या लिखा? रेजिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा? टेम्परेचर। अब मेरी बात सुने, ये जो जगह है ना, ये जगह, इसको मैं क्या कहूंगा, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। और आगे जाके इस जगह को मैं क्या कहूंगा, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर।
तो वैसे अगर मैं बात करूं पहले से इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा होंगे, लो टेम्परेचर पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन होंगे ना, हाई टेम्परेचर पे पहले से। ये समझ आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत ज्यादा होंगे, लो टेम्परेचर पे पहले से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लो टेम्परेचर पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस एकदम से ड्रॉप होगी, यूं एब्रप्ट ड्रॉप, फिर स्लो डिक्रीज होता जाएगा। और कर्व का रेट कम होने की रीजन पता है क्या है? जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होते जा रहे हैं और बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता जा रहा है। ज्यादा एब्रप्ट इफेक्ट कहां पे हो रहा है, लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? ज्यादा एब्रप्ट इफेक्ट कहां पे? लो टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट करना इजी था। हाई टेम्परेचर पे इतने इलेक्ट्रॉन जमा हो चुके थे कि और इलेक्ट्रॉन जनरेट करना मुश्किल हो गया था। इज दैट क्लियर? तो ये ग्राफ क्या है, लीनियर। बेटा आपको ये मेरी आखिरी बात समझ आई है? लो टेम्परेचर पे स्लोप ज्यादा क्यों है? क्योंकि पहले से इजी था, इजी था, इलेक्ट्रॉन पहले ही बहुत ज्यादा हो चुके थे। आप सही कह रही है। तो रेजिस्टेंस का जो डिक्रीज है इट्स लीनियर और नॉन लीनियर। तो लिखो R decreases non linearly. R decreases non वैसे linearly. ये 12th वाली बात फिर से बता दो। बेटा ये बात ये है कि जब सेमीकंडक्टर होता है ना लो टेम्परेचर पे, और जब सेमीकंडक्टर होता है हाई टेम्परेचर पे, आप बना दो जरा मॉडल बना दो तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर, इधर लिख दो सेमीकंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। अगर आपने लिख दिया तो अब यूं करें कि यहां पे ये कम इलेक्ट्रॉन, यहां पे अन्नेवा इलेक्ट्रॉन, अन्नेवा मतलब बहुत ज्यादा, दे आर ऑलरेडी टू मच, सो और जनरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बेटा मैं ये बात कह रहा हूं कि हाई टेम्परेचर पे ना पहले से इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि और इलेक्ट्रॉन जमा करना मुश्किल हो जाएगा। समझ आइए मेरी बात अब? हाँ हाँ, हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हाई नहीं, हाई पे कम होगी रेजिस्टेंस। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ना, इट वुड बी अ बेटर कंडक्टर। जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते जाएंगे, कंडक्टर अच्छा होता जाएगा ना। तो हाई टेम्परेचर पे अ सेमीकंडक्टर इज अ बेटर कंडक्टर। कोई कंफ्यूजन है? समझ आ गई सर बात? इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो रेजिस्टिविटी कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं रेजिस्टिविटी कम होती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी को चेंज करना फिर मुश्किल हो जाता है। होती कम है लेकिन उसको चेंज करना और मुश्किल हो जाएगा। देखो लो टेम्परेचर पे जब इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहे थे। हाई टेम्परेचर पे जब पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो और बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो गया। ये कर्व को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म चेंज नहीं है, नॉन लीनियर चेंज है। समझ आ गई बात? अच्छा अब सेंटेंस क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इफ टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर, if temperature of a semiconductor is increased, then its resistance, you have to tell क्या होगी, then its resistance will decrease। बेटा लो और डिक्रीज दो अलग चीजें हैं, यू हैव टू से डिक्रीज कम होगी, ठीक है ना। देन इट्स रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, लीनियरली या नॉन लीनियरली? डिक्रीज नॉन लीनियरली, डिक्रीज नॉन लीनियरली। डन। अच्छा अब मैं आपको एक टेबल देता हूं फिल करने के लिए, आप मुझे वो फिल करके देंगे। लिखें चेंज, उसके बाद लिखें effect on
number of free electrons, पहले कॉलम में क्या लिखना है, चेंज, दूसरे कॉलम में क्या लिखना है, इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे कॉलम में बेटा जी आपने लिखना है इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। लिख दिया? सबसे पहले आपने लिखा चेंज, उसके बाद लिखा इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आपने लिखा इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। तो मैं पहला चेंज आपको बताता हूं। टेम्परेचर ऑफ अ मेटल, टेम्परेचर ऑफ अ मेटल इज इंक्रीज्ड। लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे आ जाओ। टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड। तो हमने दो बातें क्या सीखी? पहली बात, अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दूसरी बात अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। आसान जबान में पंखे को हीट अप किया, फोन को हीट अप किया। बेटा मेटल का मतलब पंखा और सेमीकंडक्टर का मतलब फोन, याद रहेगा। फोन या लैपटॉप सेमीकंडक्टर, पंखा मेटल, ठीक है। अगर मेटल को हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, हीट अप करते हैं, तो बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कम होंगे या चेंज नहीं होंगे? चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं उसके, नो इफेक्ट। रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी ना, रेजिस्टेंस रिलीज करेगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी सही तरह पास हो सकती है। हाँ, इसका मतलब है करंट कम होता जाएगा, करंट कम होता जाएगा। अच्छे से नहीं करेगी, हाँ, अच्छे से पास नहीं करेगी। विल इंक्रीज लीनियरली या नॉन लीनियरली? नॉन ना, लीनियरली, मेटल से लीनियरली। और हमने क्या सीखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल विद टेम्परेचर, कुछ याद है ग्राफ किस तरह का था? इट वाज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर आपको याद हो। इट वाज अ, जो कि ओरिजिन से पास नहीं होता। इट वाज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि ओरिजिन से पास नहीं होता। अब सर सेकंड वाली रो को आप फिल करो, क्या बनेगा? अब सर सेकंड वाली रो में बताओ, टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स? बढ़ेंगे या कम होंगे? सर इंक्रीज, विल इंक्रीज, इंक्रीज, वजह बॉन्ड ब्रेक होंगे, विल इंक्रीज। तो सेमीकंडक्टर हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हाइट ऑफ ब्रेकिंग होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उनके बॉन्ड ब्रेक करने तो अभी भी यही लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी इंक्रीज तो होंगे ना। इंक्रीज का रेट कम होता जाएगा, शुरू में ज्यादा इंक्रीज होंगे, बाद में कम इंक्रीज होंगे, फिर भी इंक्रीज तो होंगे ना। हमने कहा कि उनका इंक्रीज करना मुश्किल होगा, ये नहीं कहा कि डिक्रीज होंगे फिर भी इंक्रीज। जैसे लो टेम्परेचर पे अगर 10 ऐड होते हैं तो हाई टेम्परेचर पे 2 ऐड होंगे, लेकिन फिर भी ऐड ही होंगे, ये नहीं होगा कि ऐड ना हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इधर बताएं क्या लिखेंगे फिर? रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? सर विल डिक्रीज, डिक्रीज नॉन लीनियर, नॉन लीनियरली। तो बच्चों इसका ग्राफ क्या था बताओ जरा? इसका ग्राफ नॉन लीनियर, Resistance of semiconductor with respect to temperature. The graph that we studied, it was like this. हो गया कॉपी? एक चीज अभी भी रह गई है, वो ये, अगर आपने यहां तक कॉपी कर लिया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ वोल्टेज को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? तो मैं आपसे ये सवाल दो तरह से पूछूंगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। ये चैप्टर आज हो जाएगा खत्म। नहीं, केबल खत्म हो गया।
क्या चीज? ये जो आपने टेबल बनाया था ये खत्म हो गया, बिल्कुल। टेबल की समझ आ गई? टेम्परेचर को चेंज करने से सेमीकंडक्टर और मेटल के ऊपर हमने इफेक्ट्स बताने, और आई थिंक हमने इफेक्ट्स बता दिए। अब आगे चलते हैं। कॉपी हो गया यहां तक? आगे चलते हैं बच्चों। अबू ज़र तुम्हारा हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है अबू ज़र। ठीक है इस पे देखिए। सर आपको कल जूस मिला था? छोड़ो छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा अब एक काम करो, एक क्वेश्चन 2 बार लिखो। ये ऐसे करते हैं ना फिर पार्टिसिपेंट्स। अच्छा बच्चों देखो, एक क्वेश्चन आप 2 बार लिखो। आर का फॉर्मूला क्या होता है? वी ओवर आई। आर का फॉर्मूला क्या होता है? वी ओवर आई। ठीक है, अब मैं एक ही सवाल 2 बार डिफरेंट तरह से पूछूंगा। व्हाट इज द effect of increasing? voltage of resistance. बेटा मैं टीचर हूं ना, सानू दसन दे हो ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस? अभी कोई बोलेगा नहीं, सवाल लिख लो फिर मैं डिस्कस करूंगा। दूसरी बार यही सवाल मैं दोबारा लिखवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके लिखो। व्हाट इज द इफेक्ट of increasing the voltage at the resistance? ये तो मैंने वही बात दोबारा लिख दी है, तो फर्क क्या है? अब मैं आखिरी चीज को चेंज कर दूंगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मुझे बताएं, दोनों बार जब मैंने क्वेश्चन पूछा है, दोनों साइड्स पे डिफरेंस क्या है? एक जगह आपने टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया और दूसरी जगह पर। अब मेरा एक सवाल और भी है, जब एग्जामिनर जनरली पूछेगा तो हम विद टेम्परेचर लेंगे या विदाउट टेम्परेचर? जब एग्जामिनर जनरली पूछेगा तो इट्स विदाउट टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर की बात हो रही है तो दे आर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज अंडर कंट्रोल कंडीशंस, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज जनरली, और जनरल आंसर में हम जनरली बात करेंगे। तो राइट साइड पे ब्रैकेट में लिख दो कंट्रोल कंडीशंस। राइट साइड पे क्या हो गया? कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगी। राइट वाले में आंसर होगा नो इफेक्ट, लेफ्ट वाले में आंसर होगा कि वोल्टेज विल इंक्रीज द करंट। लिखना नहीं अभी, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, करंट को बढ़ाने से हीटिंग ज्यादा होगी, हीटिंग के ज्यादा होने से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। नो इफ इट्स अ मेटल तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, नो इफ इट्स अ सेमीकंडक्टर तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को चेंज ना होने दें तो फिर वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करती। अब मेरा एक सवाल है, क्या वोल्टेज रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रही है या टेम्परेचर? Obviously the temperature. Voltage has no direct effect on the temperature. Voltage affects the current, current affects the heat, heat affects the temperature, and temperature affects the resistance. Now if you're controlling the temperature, तो voltage resistance को affect नहीं करती। तो मैं ये कहूंगा कि resistance voltage पे depend नहीं करती। voltage की वजह से अगर temperature change होगा तो resistance change होगी, otherwise change नहीं होगी। अच्छा एक मेथड ये भी हो सकता है, जैसे लैपटॉप होता है उसके नीचे आप कूलिंग पैड रख देते हैं, उसके अंदर आप एक पंखा लगाते हैं जो हीट को निकालता है। आपके लैपटॉप के अंदर एक फैन होता है जिसको हम कहते हैं कूलिंग फैन, वो हीट को निकाल रहा होता है ना। अगर आप जो हीट जनरेट हो रही है उसको निकालते रहें और टेम्परेचर को ना बढ़ने दें तो वोल्टेज को बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ आ गई? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि टेम्परेचर इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी ने लिख दिया कि वोल्टेज को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो उसको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको ये लिखना है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है। स्टेप बाय स्टेप लिखो, इंक्रीजिंग द वोल्टेज, जितनी बड़ी वोल्टेज होगी उतना बड़ा
करंट होगा। अगर आप बड़ी बैटरी लगा दोगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीजिंग द वोल्टेज इंक्रीजेस करंट। अच्छा, किसी सर्किट में हीटिंग कितना होगी वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है या करंट पे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक आप डिवाइस चला रहे हैं और दूसरी भी आप डिवाइस चला रहे हैं। ये आप चला रहे हैं 1000 वोल्ट पे और 1 एम्पियर पे। ये आप चला रहे हैं 1 वोल्ट पे और 1000 एम्पियर पे। बताएं हीटिंग कहां पे ज्यादा होगी, लेफ्ट पे या राइट पे? राइट पे। हीट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। हीट किस पे डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड करती है। लेकिन आप एक सवाल और भी पूछ सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने कहा है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, लेकिन आपकी एग्जांपल में तो छोटी वोल्टेज पे बड़ा करंट है। ये आपको पूछना चाहिए। मैंने लिखा क्या है? 1000 वोल्टेज पे 1 एम्पीयर क्या करंट है, 1 वोल्टेज पे। हाँ, तो इसका मतलब है दे आर टू डिफरेंट डिवाइसेस। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो सिंगल डिवाइस है। ये जो दो डिवाइसेस हैं दे आर डिफरेंट एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। समझ आ गई बात? जो 1 वोल्ट और 1000 वोल्ट वाली डिवाइस है, देखें अगर आप सिंगल डिवाइस की बात करेंगे तो बड़ी वोल्टेज पे बड़ा करंट, लेकिन जब आप दो डिफरेंट डिवाइसेस की बात करेंगे तो उनका अपना अपना करंट होगा। कम वोल्टेज पे ज्यादा करंट भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ गई? जैसे एसी को भी 220 वोल्ट देंगे, पंखे को भी 220 वोल्ट देंगे, बल्ब को भी 220 वोल्ट देंगे, सबका करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट डिवाइसेस का करंट सेम वोल्टेज पे डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंगल डिवाइस के ऊपर जितनी बड़ी वोल्टेज होगी उतना बड़ा करंट होगा। लेकिन हीटिंग किस पे डिपेंड करेगी? करंट पे या वोल्टेज पे? करंट पे। और ये रट लो बात, यहां पे होगी लेस हीटिंग और यहां पे क्या होगी? मोर हीटिंग। तो इंक्रीजिंग द वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट। अगली बात पे आ जाओ। करंट के बढ़ने से हीटिंग क्या हो जाएगी? करंट विल इंक्रीज द हीटिंग। हाँ, इंक्रीज इन करंट increase in current increases the rate of heating, increases the rate of heating। which in turn increases the temperature। एक सेकेंड सिर्फ, यहां तक सारी बातें समझ आ गई? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हर डिवाइस का एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। जैसे ये प्रोजेक्टर है, जब ये ऑफ होता है तो ये ठंडा होता है। जब आप इसको चलाते हैं तो पहले ये हीट अप होता है, फिर एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन हो जाता है। जब आप किसी डिवाइस को ऑन करते हैं तो उसका जो कांस्टेंट टेम्परेचर अचीव होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर। एवरी डिवाइस हैज एन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। कम करंट पे छोटा ऑपरेटिंग टेम्परेचर, बड़े करंट पे ज्यादा ऑपरेटिंग टेम्परेचर। समझ आ गई बात? तो अब इसका लिखें कि जब हीटिंग ज्यादा हो जाएगी, this will result in a higher operating temperature। ना बेटा जी, हायर लोअर रेजिस्टेंस पता है क्यों नहीं कहेंगे? मुझे ये नहीं पता कि इट्स अ मेटल और सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? हाँ, नहीं नहीं, हम दो अलग बातें करेंगे। जब हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर हो गया तो उसके बाद हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दो बातें अलग लिखेंगे। इफ इट्स अ मेटल, इफ इट्स अ मेटल, जिस डिवाइस की बात हो रही है अगर वो उसका सर्किट मेटल का बना हुआ है, इफ इट्स अ मेटल देन इट विल हैव, resistance will decrease। हाँ, इट विल हैव अ हायर रेजिस्टेंस। बेटा मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, इट विल हैव अ हायर रेजिस्टेंस। और इफ इट्स अ सेमीकंडक्टर, आसान ज़बान में हम ये कह रहे हैं कि अगर ये होगा सेल फोन तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर ये होगा पंखा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो हाँ बिल्कुल, इफ इट्स अ सेमीकंडक्टर, if it's a semiconductor then resistance
क्या हो जाएगी बच्चों? विल डिक्रीज। तो हमने क्या सीखा? वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, करंट के बढ़ने से ज्यादा हीट जनरेट होगी, ज्यादा हीट होगी ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे मेटल की ज्यादा रेजिस्टेंस और सेमीकंडक्टर की कम रेजिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन है इसमें? चले अब आप लिखें राइट साइड पे, राइट साइड पे क्वेश्चन पढ़ें। सिर्फ क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट टेंपरेचर। बिल्कुल। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, No effect as the increase in the current will not increase the temperature. बिल्कुल, नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस as temperature is constant। लिख दिया? अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर यहां तक कॉपी हो गया? यस सर। हो गया कॉपी? अच्छा, आपके पास जो पुराने दौर में लैंप होते थे उनको कहते थे फिलामेंट लैंप, और जो नए दौर में लैंप होते हैं इनको कहते हैं एनर्जी सेवर्स, या हाँ बिल्कुल। तो इनका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, उनका मैकेनिज्म डिफरेंट था। इसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं जिंक सल्फाइड पे। तो यूं करो, लिखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ तो वो जो आप ग्राफ कह रहे थे, हाँ हाँ, वो ये वाला था जो आपने पीछे हमसे बताया है? कौन से? आप पता नहीं, मुझे कहते कि कोई वो वोल्टेज और करंट वाला। वो तो अभी आगे आएंगे, अभी आगे आगे आएंगे बिल्कुल। वो लैंप का ग्राफ है आपके सिलेबस में, ठीक है। डायोड के ग्राफ हैं, एक दो और ग्राफ हैं, वो सारे ग्राफ बनवाने हैं ना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिलामेंट लैंप, इसका ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। पहले इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लें, उसके बाद उसके ग्राफ पे आ जाएंगे। तो हमारे जो यूज में लैंप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं फिलामेंट लैंप्स, जो कि आजकल यूज नहीं होते क्योंकि दे आर नॉट एफिशिएंट, बिजली जाया करते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तब ये वाले होते थे। हाँ जी, इसमें सारी एनर्जी लॉस हो जाती है और बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। तो एक होता है, और ये लाइट कम देता है, ठीक है। एक होता है फिलामेंट लैंप, दूसरा होता है एनर्जी सेवर, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में तो कहते हैं एनर्जी सेवर, असल में हाँ फ्लोरेसेंट लैंप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पुराने दौर में ये वाले लैंप नहीं होते थे, इसकी जगह ट्यूब लाइट्स होती थी। पहले तो अगली कहानी समझने से पहले इनका वर्किंग मैकेनिज्म समझ लें तो बेहतर है। जो एनर्जी सेवर वाला लैंप होता है उसके अंदर लगा होता है जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड की एक प्रॉपर्टी है, उसको जब आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो वो विजिबल लाइट जनरेट करता है। दोनों यूज कर सकते हैं, जिंक सल्फाइड भी हो सकता है और फास्फोरस का पाउडर भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, दोनों यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना दो, ये इसका एनर्जी सेवर। हाँ फर्ज करें इस तरह का आपने एनर्जी सेवर लिया, वैसे इसकी शक्ल इस तरह नहीं होती, बट समझने के लिए इसकी जो इनर सरफेस होती है उसके ऊपर यूं समझ लें कि कोई मटेरियल लगा होता है जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो वो फिर लाइट जनरेट करते हैं। ये मटेरियल जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, सो वन ऑप्शन इज, जो होती है ना एक्सरे ट्यूब, उसके अंदर जिंक मेटल लगाते हैं। तो जो आप बात करें ना, बात सुनो, दोनों लगते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको लाइट किस तरह की चाहिए। लाइट की जो प्रॉपर्टीज है ना वो डिपेंड करती है कि ये मटेरियल कितना सॉफ्ट या हार्ड होगा। आप यूं समझ लें, अगर आप इस मटेरियल को ज्यादा हार्ड कर देंगे तो लैंप में वॉयलेट का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, अगर आप इसको सॉफ्ट कर देंगे तो रेड का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा। नो इट डिपेंड्स कि आपको लाइट में रेड कलर ज्यादा चाहिए या वॉयलेट ज्यादा चाहिए। अगर वॉयलेट ज्यादा चाहिए तो यूज अ हार्डर सरफेस, अगर आपको रेड ज्यादा चाहिए यूज अ सॉफ्टर सरफेस। तो आप अपनी मर्जी से कलर कंट्रोल भी कर सकते हैं। कलर कंट्रोल करने के दो मेथड्स होते हैं, या तो आप वोल्टेज को चेंज करें, या जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं
जो कि हाँ उसको चेंज करें। तो ये जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, और भी फ्लोरेसेंट मटेरियल हो सकते हैं। तो वन एग्जांपल इज जिंक सल्फाइड, या फिर और अदर, हाँ कोई भी आप फ्लोरेसेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब भी किसी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती हैं। नाउ दे आर विजिबल और इनविजिबल, इट डिपेंड्स। तो ये नहीं कि कंक्रीट पे लाइट जनरेट नहीं होगी, कंक्रीट पे भी लाइट जनरेट होगी, इट कुड बी इनविजिबल लाइट। क्या हम अल्ट्रावायलेट को इनविजिबल लाइट कह सकते हैं? ऑब्वियसली कह सकते हैं। देखिए अल्ट्रावायलेट भी है ना, गैमा रेज भी है। तो अगर आप स्टील की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे तो आपको जो लाइट मिलेगी वो इनविजिबल रीजन में चली जाएगी। इसी तरह अगर आप फर्ज करें कोई फोम है या सॉफ्ट सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन रोकेंगे तो आपको माइक्रोवेव, रेडियो वेव या इनविजिबल लाइट मिलेगी। विजिबल लाइट सर्टेन मटेरियल्स पे मिलती है, जिनमें से एक है जिंक सल्फाइड। समझ आ गई बात? वो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है ना, इट कुड बी जिंक सल्फाइड। देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या होती है? इसकी वर्किंग ये होती है कि इसमें ये जो जगह होती है ना, ये कैथोड होता है। क्या होता है भाईजान? ये होता है कैथोड। कैथोड बनाता है इलेक्ट्रॉन। कैथोड क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जाके वॉल्स पे लगते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन रुकते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है? उससे लाइट जनरेट होती है। कहानी क्लियर? देखिए हमने तो प्रिंसिपल सीखना है ना। तो आपको ये समझ आ गया कि जो ट्यूब लाइट या ये जो एनर्जी सेवर है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हुआ? तहरीम बेटा, यस सर। अबूजर तुम्हें समझ आ गई कि एक कैथोड होगा जो Yes, क्या sir. करेगा? इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन जाके वॉल्स पे स्ट्राइक करेंगे, जब वो वॉल्स पे स्ट्राइक करेंगे उससे लाइट बनेगी। बात क्लियर? लेकिन ये वाला जो लैंप है ना, ये हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो ओल्ड स्टाइल लैंप थे वो है, ओल्ड स्टाइल तो ये है, लेकिन उस डिटेल में नहीं है, दूसरे वाला ज्यादा डिटेल में। अगर आप पेपर में देखेंगे दूसरे वाला ज्यादा आएगा। अच्छा ये देखो, ये हो गया, ये कौन सा हो गया? फिलामेंट लैंप। एक बात तो, इससे ज्यादा इसकी क्या डिटेल पढ़ेंगे? कैथोड होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, सरफेस में जाके वो स्ट्राइक करते हैं, सरफेस को सॉफ्ट हार्ड करने से जो लाइट है उसका कलर चेंज होगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा वेपर्स का भी होता है। किसका? मर्क्यूरी वेपर्स का। मर्क्यूरी वेपर्स। वेपर्स। हाँ 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 हाँ, उससे भी कलर को कंट्रोल करते हैं। देख ली यहाँ तक? अच्छा अब आप आ जाओ फिलामेंट लैंप पे। फिलामेंट लैंप पे कौन सी मेटल यूज करेंगे? मेटल का नाम बताओ। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द मेटल? बताओ। अच्छा पहले तो ये ग्लास का वो बना दो ना, बाउंड्री। ग्लास की होगी बाउंड्री, नहीं एल्यूमिनियम यूज नहीं करते। एनीवन? मेटल का नाम बताओ। कॉपर भी यूज नहीं करते। दसो बेटा जी फिर। जो आपकी मर्जी। नहीं नहीं, मेरी मर्जी नहीं है, स्पेसिफिक मेटल होती है। यहां पे यूज करते हैं मेटल, उसको मैं रेड कलर से इसलिए बना रहा हूं कि जब वो रेड हॉट हो जाती है तो वो लाइट रिलीज करती है ना। टंगस्टन यूज करते हैं, जो मेटल यूज करते हैं इट इज टंगस्टन। तो लिख दो कि ये हो गई आपकी कौन सी मेटल? टंगस्टन मेटल। अच्छा अब एक सवाल मेरा और है, इसको मेटल को कॉइल क्यों किया हुआ है? व्हाई इज द मेटल कॉइल्ड? क्या कहेंगे? ज्यादा जल्दी हीट ना ना ना, ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा रहे, हमने मेटल को कॉइल किया हुआ है। अच्छा मेटल की जो प्रॉपर्टीज है उसमें आप लिखो, एक तो टंगस्टन यूज क्यों करते हैं पहले ये बताओ, पहले इसका प्रिंसिपल लिख देते हैं। तो लिखो अ फिलामेंट लैंप, स्टेटमेंट्स अभी दोनों के लिखने, पहले फिलामेंट वाले के लिख लेते हैं। अ फिलामेंट लैंप uses a coiled thin and long। तीन चीजें क्या हो गई? coiled, thin and long। coiled है, thin है, एरिया कम है और long है। तो a filament lamp uses a coiled, thin and long wire
of tungsten metal, of tungsten metal। पहला सवाल, why tungsten? टंगस्टन यूज क्यों करते हैं? बिकॉज इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड स्टेट में रहती है, क्योंकि लैंप को बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करना है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है और इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। तो हमें दो चीजें चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर यूज करेंगे उसकी लो रेजिस्टिविटी होगी। तो टंगस्टन यूज करने की रीजन लिख दो कि टंगस्टन इज यूज्ड, टंगस्टन का सिंबल होता है W, जिस तरह कॉपर का सिंबल Cu होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, इसका सिंबल होता है W। देखो टंगस्टन इज यूज्ड एज इट हैज दो बातें, High melting point and high resistivity. इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। Resistivity क्यों चाहिए सर? वो इसलिए चाहिए कि जल्दी हीट अप हो, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। वायर को लंबा क्यों रखा हुआ है? ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो। थिन क्यों रखा हुआ है? ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो। रेजिस्टिविटी ज्यादा क्यों चाहिए? ताकि रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। तो जितने मेथड से हम रेजिस्टेंस को ज्यादा कर सकते हैं वो सारे मेथड अप्लाई करें। बेटा बात समझ आ गई? जिस चीज की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ना वो जल्दी हीट अप होती है, तो हम चाहते हैं जल्दी हीट अप हो। तो टंगस्टन इज यूज्ड एज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी की रीजन, रेजिस्टिविटी हाई क्यों चाहिए? बेटा रेजिस्टिविटी हाई इसलिए चाहिए कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वो जल्दी हीट अप होता है। वो वाली डिवाइसेस जिनकी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है वो हीट अप जल्दी होती है, जिनकी लो रेजिस्टेंस होती है वो हीट अप नहीं होती। समझ आ गई बात? क्योंकि सारा काम हीट से होना है। अच्छा अगली बात लिखें, अगली बात लिखें, द वायर इज केप्ट थिन एंड लॉन्ग। बताओ क्यों? Resistivity को ज्यादा करने के लिए। वायर की जगह ना, हाँ, वायर की जगह यूं लिख दो, द कॉइल ऑफ द फिलामेंट। वैसे है तो वायर ही, लेकिन आप उसको द कॉइल ऑफ द फिलामेंट लिखें तो इट्स बेटर टेक्निकल वर्ड। द कॉइल ऑफ द फिलामेंट is kept thin and long। वजह बताओ? Resistivity बढ़ाने के लिए। Resistivity directly proportional. To increase the resistance, to increase the resistance। R का फॉर्मूला लिख दो। R का क्या फॉर्मूला हमने सीखा है? रो L/A। तीन चीजें, रेजिस्टिविटी को ज्यादा रखने के लिए टंगस्टन यूज किया, लेंथ को ज्यादा रखने के लिए वायर को कॉइल्ड कर दिया ताकि लेंथ कम जगह पे ज्यादा लेंथ हो जाए। कॉइल करने की क्या रीजन है? लेंथ को लंबा किया जाए। और एरिया कम रखा हुआ है ना, और एरिया कम रखा हुआ है। कॉपी कर दिया? इन सब चीजों का पर्पस क्या होगा? रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए। अब इसका प्रिंसिपल क्या होगा? लिखें, प्रिंसिपल ऑफ द फिलामेंट लैंप। प्रिंसिपल ये होगा कि ये जो कॉइल है ये हीट अप होगी। जब ये हीट अप होगी तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके ये लाइट रिलीज करेगी। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द लैंप। तो बताओ जी इसका क्या होगा वर्किंग प्रिंसिपल? हम लिखेंगे कि the filament will heat up, और हीट अप होने की वजह क्या लिखेंगे? ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस। और अगली बात, आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन टेम्परेचर, after reaching a certain temperature, it will start to release light। अब मेरा आपसे एक सवाल है,
टंगस्टन मेटल हीट अप होके लाइट रिलीज क्यों करती है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या दोगे आप? उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो ये उसके मेल्टिंग पॉइंट नहीं, वो बात नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट तो इसलिए कि मेल्ट ना हो जाए। बात ये कि हाई टेम्परेचर पे इसमें से लाइट क्यों निकलती है, ये सवाल है। बताओ। सर वो आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं तो नहीं, इसमें होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। जब आप किसी मेटल को हीट अप करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। जब वो हायर ऑर्बिट से वापस ड्रॉप होते हैं तो वो लाइट रिलीज करते हैं। एक्चुअली ये होता है कि जब मेटल हीट अप होती है तो उसके जो लो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। हीट से आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं और वो वापस आपको लाइट देता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का आपने पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आ जाती है, फिर जो अर्थ के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन रिलीज करते हैं। आसान जबान में मेटल लेती है हीट और रिलीज करती है लाइट। हीट होती है लो फ्रीक्वेंसी बिगर वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करके वो किस में चले जाते हैं, लिखो ये जरा, लिखो इलेक्ट्रॉन्स in the atoms of tungsten, electrons in the atoms of tungsten, electrons in the atoms of tungsten जिसका फिलामेंट बना होता है, electrons in the atoms of tungsten get excited on absorbing heat, get excited on absorbing heat। लिख दिए बात। Electrons in the atoms of tungsten get excited after absorbing heat। ब्रैकेट में लिखो excited का मतलब क्या है, लिखो they move to, excited का क्या मतलब है, they move to higher orbits, they move to higher orbits। आज का आखिरी सेंटेंस, these excited electrons fall back to the lower orbits releasing light। एक छोटी सी ड्राइंग बना दो। ड्राइंग ये है कि ये टंगस्टन का न्यूक्लियस था और यहां पे इलेक्ट्रॉन था। इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या दी, हीट। इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिली बेटा, हीट मिली। जब इसको हीट मिली तो ये ऊपर जंप कर गया, ये यहां चला गया, ठीक। हीट ने इसको क्या किया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करेगा, ये ऊपर जाते हुए क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब फॉल बैक करेगा तो उस वक्त ये क्या करेगा, ये लाइट रिलीज करेगा। बस इतनी कहानी है। तो हम क्या करते हैं, जो फिलामेंट होता है उसको हम हीट अप करते हैं। जब वो हीट अप होकर एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन फॉल बैक करते हैं तो उससे लाइट निकलती है। बात क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? हाँ, वो इसलिए डालते हैं कि उसका, हाँ ताकि इनर